ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा आईटीआई सेकेंड ईयर, ठीक है, उसका पार्ट 9 सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा पार्ट 9 सॉल्व करने वाले हैं? यह ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड मतलब जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेडें हैं 2 वर्षीय वाली, उनमें कॉमन होता है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? कुछ लोग कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी एबीसीडी बता दीजिए। तो भाई जिनको एबीसीडी करना है ना, तो उनके लिए भी तो ऑप्शन है, वेबसाइट है हमारी www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, अपना एबीसीडी कर लीजिए। यार मैं तो यहाँ पे बताऊंगा ना, मैं क्वेश्चन अगर सॉल्व करा रहा हूँ, अगर एबीसीडी कराना था तो पीडीएफ है ना, आप देख करके वहाँ एबीसीडी कीजिए, मैंने तो दे ही रखा है। उसके लिए आप मुझे क्यों कह रहे हो कि सर आप एबीसीडी कीजिए? मैं उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई नया बच्चा भी है जो पहली बार भी वीडियो देखे तो उसे भी समझ में आ जाए। मैं ये मान करके चलता हूँ कि सामने वाला बिल्कुल जीरो है, और जिनको आता है उनको अच्छी बात है, आप वीडियो को भगा लीजिए, आप जल्दी से देख लीजिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे एबीसीडी आप तुरंत फटाफट देख लीजिए, ठीक है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड करना है मैंने आपको बता दिया इससे। और एक चीज़ और, हाँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सेकेंड ईयर के लिए मैंने टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से वीडियोस बनाई थी, जो 40 का डोज 1, 40 का डोज 2 करके था, 40 का डोज भाग 1 भाग 2 ऐसे करके कितना था, 4 पार्ट था। या फिर देखेंगे तो थंबनेल पे लिखा हुआ था टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस नाम से। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने ये वाली वीडियो देखी या नहीं देखी, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है तो आज ही जाके सर्च करके इसको जरूर देखें यार। ये मैंने पूरे जो 250 क्वेश्चन है ना, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट करके बाहर निकाला था, तो इसको जरूर देखिए। कितने लोगों ने देख रखा है आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मैंने देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख करके फिर कमेंट करें कि हाँ सर अब मैंने देख लिया। ये जरूर देखो यार, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। बाकी जो हमारी सीरीज चल रही है तो चलेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा ज्यादा, ठीक। पहला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या है? यदि त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है और वृत्त का क्षेत्रफल 196 सेमी स्क्वायर है, ठीक है। त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है, क्या दे रखा है? सेक्टर का त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है हमें, और वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। इसे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखना चाहिए था। यहाँ पे क्या रहेगा? सेक्टर का क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। किसका? त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहेगा। और वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी रहेगी। तब आपको फार्मूला याद होगा, हमने पीछे इस फार्मूले को पढ़ा था, मैंने त्रिज्यखंड से रिलेटेड 3 फार्मूले थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का परिमाप और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। मैंने तीनों फार्मूले बताए थे। मैंने कहा था अगर ये तीनों फार्मूला आपने याद कर लिया तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और कुछ भी नहीं है त्रिज्यखंड में, ठीक है। तो तीनों फार्मूला मैंने पीछे की वीडियो में बता रखा है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। हाँ, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला फार्मूला हम लोग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह लीजिए या एरिया ऑफ सेक्टर कह लीजिए, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ये फार्मूला होगा, ठीक है। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी हुई है उससे पुटअप कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है और कोण भी दे रखा है, हमें आर का मान निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना वहां लिखा हुआ है? 196, कितना है? 196 है, इज इक्वल टू पाई का मान नहीं दिया हुआ है, 22/7 रख लीजिए। आप जानते हैं पाई का 2 मान होता है, 22/7 भी आप ले सकते हैं या फिर 3.14। मैं बार बार बोलता हूँ, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 22/7 मान लीजिए हमने रख लिया, 22/7 पाई का मान रख लिया, इंटू आर मतलब त्रिज्या होता है, और वही त्रिज्या हमें निकालना है क्वेश्चन में, त्रिज्या ही तो निकालनी है। तो आर का मान हमें नहीं पता, वही हमें सॉल्व करना है। तो आर स्क्वायर इंटू थीटा का मान दे रखा है, त्रिज्यखंड का कोण कितना है? 90 डिग्री है, तो थीटा त्रिज्यखंड का कोण होता है, जो कि कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है, बटे नीचे कितना था? 360 था, तो 360 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 90 है तो 9 चौको 36, 4 आ गया, ऊपर 22 था, नीचे 4 है, 2 दूना 4 और 2 से चला जाएगा 11, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 7 × 2 वाला, और यह 11 क्या होगा? इधर भाग में आ जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। आर स्क्वायर है ना, 11 × आर स्क्वायर, ये इधर हो गया हमारा। इधर क्या हो जाएगा? 196 × 7 × 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया जाए इनका आपस में, क्या होता है? पहले 7 वाला कर लेते हैं। 7 × 42 को 2 हासिल 4, 7 × 9 = 63,
ठीक है, 7 अंक 42 को 2 हासिल 4 बच गया हमारे पास, 7 9 63 और 4 67, 6 बच गया, 7 6 13, 1372 इंटू 2। अब उसका भी गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 7 14 को 4 हासिल 1 और 2 3 6 1 7 और 2 1 2। ये आ गया मेरे 27 से 44 किसके बराबर आया, 11 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे हम। देखिए आर स्क्वायर बराबर होगा 27 से 44 बटे 11। ठीक है, इधर गुणा इधर जाएगा भाग, यहाँ भाग दे लीजिए, कितना आएगा आपका, यहाँ 27 है, कितनी बार जाएगा, 11 दूना 22, 5 बच जाएगा, 54 हो जाएगा, 11 25 55 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 11 चौक 44, 4 बार गया 44 हो गया, कितना बचा, 54 था तो 11 चौक 44, 10 हासिल बच गया, 10 और 4 है यहाँ पे 104 हो जाएगा, 11 नवा 99, क्योंकि 11 धाम में 110 ज़्यादा हो जाएगा, 99, कितना बचा, 5 बच गया, दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर 11 चौक 44, 4 बार जाएगा, इस तरह से आगे आपका बढ़ता जाएगा दशमलव में। तो हम क्या करते हैं, यहीं तक ले लेते हैं। ये किसका, आर स्क्वायर का मान आया ना, जबकि हमें त्रिज्या चाहिए, मतलब आर का मान चाहिए, ये स्क्वायर का आ गया, तो आर बराबर क्या होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 249 का ही निकाल लेते हैं, दशमलव वालों को छोड़ दीजिए, 249 का निकालेंगे तो उसी लगभग में जो मिलेगा उस ऑप्शन को सही कर लेंगे। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, 249 को वर्गमूल निकाल लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा एक अंदाजे से। ठीक है, तो 249 का कैसे वर्गमूल निकलेगा, तो आप लोगों को मालूम होगा, भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। ठीक है, इधर वाली ये चीज़ें थोड़ा सीरियस करेंगे हम लोग। इतना समझ में आया ना, हमें 249 का वर्गमूल निकालना है। ठीक, कैसे निकलेगा, भाग विधि से 249, ऐसे लाइन खींचते हैं, इस टाइप से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाया जाता है। तो देखिए एक 249 वाला जोड़ा बन गया और 2 का क्या हो गया, अकेले जोड़ा बनेगा, क्योंकि आगे तो कुछ बचा नहीं तो ये सिंगल रह जाएगा। राइट साइड से पेयर बनाते हुए आते हैं। अगर ये 4 अंक होता, भाई 22 22 49 होता, तो इधर से बनाते 2 जोड़ा 2 जोड़ा, दोनों का पेयर बन जाता। हमेशा राइट साइड से पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। देखिए दोनों एक साथ आ गए, लेकिन अकेले पड़ गया तो इसको अकेले छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भाग दिया जाता है, भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय क्या करते हैं, वर्गमूल निकालना के मतलब क्या, स्क्वायर के रूप में। जैसे अगर यहीं पे क्या होता, किसी चीज का नॉर्मल होता, जैसे अंदर 36 होता, तो 36 का क्या होता है, 36 बराबर 6 गुणे 6, मतलब पेयर बनता है ना, तो 6 बाहर आ जाता अंडर रूट से, तो जोड़े के रूप में लेते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी होता है, जब हम वर्गमूल विधि से निकालते हैं तो जो गुणा भाग करते हैं वो पेयर के रूप में करते हैं। मतलब जब भी भाग ले जाएंगे तो 2 संख्या होगा, जैसे 1 गुणे 1 ले जाएंगे, या 2 गुणे 2 ले जाएंगे, या 3 गुणे 3 ले जाएंगे, इस टाइप से। तो अगर यहाँ पे पहला अंक क्या 2 है, तो अगर हम एक बार ले जाएंगे भाग तो 1 गुणे 1 होगा, मान 1 आएगा। अगर 2 बार ले जाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, 2 ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। जब यहाँ पे 2 ही है तो 2 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 और इसके नीचे भी 1 लिखते हैं इस टाइप से जोड़े में। ठीक है, और यहाँ पे कितनी बार भागे, 1 बार गई है तो 1 लिख लेंगे, 1 1 कम 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 गया, यहाँ पे 1 बच जाएगा आपका। फिर इन दोनों को जोड़ लिया जाता है, जो यहाँ पे हम करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 1 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये पेयर बना हुआ 49, पेयर में है ना, अकेले 4 नहीं आएगा, क्योंकि हमने जोड़ा बनाया था, तो ये दोनों एक साथ यहाँ नीचे आएंगे, क्योंकि 1 है तो अब भाग जाएगी नहीं, तब अगली संख्या उतर जाएगी, तो 149 एक साथ आ जाएगा। अब 149 है और यहाँ पे 2 है, अब आगे भाग कैसे जाएगी, तो जब भी हम आगे भाग देना चाहेंगे ना तो इस टाइप से होगा, जैसे 2 है, ठीक है, तो अगर हम 1 बार ले जाएंगे तो ऐसे होगा, 1 1 कम 1। मैंने बताया ना, जब भी लिखते हैं दोनों को साथ में लिखेंगे तो 21 ही आ जाएगा, जबकि यहाँ 149 है, 2 बार ले जाना है तो 2 हो जाएगा, तो 22 गुना 44 हो जाएगा, 149 है। 3 बार ले जाना है तो ऊपर भी 3 लिखेंगे, नीचे भी 3 लिखेंगे। 4 बार ले जाना है तो 2 के आगे क्या, 4 ऊपर भी लिखेंगे, 4 नीचे भी लिखेंगे। जो भी संख्या का हम गुणा करेंगे 2 बार करेंगे, ऊपर नीचे दोनों पेयर में रहेगा ना। तो यहाँ पे देखिए 4 बार भी ले जाएंगे तब भी कम पड़ जाएगा, 5 बार ले जाएंगे 25 5 125, अगर 5 बार ले जाते हैं तो ऐसे हो जाएगा ना, 125 हो जाएगा। 6 बार ले जाइए तो आगे 6 बढ़ जाएगा, तो नीचे भी 6 लिखेंगे, 6 के 36 6 आखिर 3 6 दुना 12 3 15 156 हो गया, ज़्यादा हो गया 149, इसलिए कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 यहाँ नीचे भी लिखेंगे और 5 यहाँ ऊपर भी लिखेंगे कि 5 बार गया है। 25 25 125, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये तो काम खत्म हो गया इसका।
ठीक है। अब फिर जैसे यहाँ पे जोड़ा था, यहाँ पे फिर ऐड कर लेंगे, 5 5 10 को 0, हासिल 1 और 2 1 3। अब हमारे पास 30 हो गया यहाँ पे। अब आगे जो भी हम भाग या गुणा करेंगे, एक तो देखिए 24 या 30 वैसे ही ज़्यादा है, वैसे भी जब आगे अब हमें भाग या गुणा करना होगा तो कैसे लिखेंगे, 30 है ही हमारा पहले से, एक बार भी ले जाना होगा तो हम 1/1 लिखेंगे, मतलब 301 हो जाएगा हमारे पास। 1/1 मतलब 301 हो जाएगा, जबकि यहाँ 24 ही है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, लेकिन 2 0 बढ़ेगा। नॉर्मल भाग में तो एक ही 0 बढ़ता है दशमलव लगाने पर ना, पर इसमें क्या पेयर के रूप में जो भी चीजें लेते हैं पेयर के रूप में लेते हैं, तो जब दशमलव लगाएंगे तो 1 0 नहीं 2 0 उतरेगा एक साथ में, ठीक है। 1 0 कभी नहीं आता, 2 0 आएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, एक अंदाजा लगाइए, ये एक बार ले जाएंगे तो 300 है, 2 बार ले जाएंगे क्या होगा, 2 दूना 4, 2 0 0 और 2 3 6, 604 हो गया। 3 बार ले जाएंगे तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, 909 हो जाएगा। 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, 4 3 12, 1216 हो जाएगा। 5 बार ले जाएंगे तो 5 5 25, 1525 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 बार ले जाइए, 7 बार ले जाइए 300, 7 बार ले जाएंगे तो ये 749 को 9 हासिल 4, 704 7 3 21, 2149 हो गया, जबकि वहाँ 2400 है। 8 बार ले जाइए 308, 8 8 64 को 4 हासिल 6, 8 0 6 8 3 24, 2464। 8 बार में देखिए 2464 हो रहा, जबकि यहाँ 2400 ये ज्यादा हो जा रहा है। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 बार ले जाएंगे इस तरह से, और कितना हो जाएगा 2149। 7 बार गया, वहां भी लिख लीजिए, और यह हो जाएगा 2149। इतने पे देख लीजिए, ज्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन है 15.77 है ना, 15.7 हमारा आ रहा था, तो ये वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे हमारा आर का मान कितना आ गया, अंडर रूट से जब हम निकालेंगे तो आर बराबर आ गया 15.77 सेंटीमीटर, और ये हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं ये तरीका बताने लगा कैसे निकालते हैं वर्गमूल। वैसे अगर इसको अच्छे से समझना है ना, तो प्लेलिस्ट में वर्कशॉप कैलकुलेशन की अलग वीडियो पड़ी होगी, लाइव वीडियो, ठीक है। प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, उसमें मैंने वर्गमूल कैसे निकाला जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से बताया डिटेल में। यहाँ थोड़ा जल्दबाजी है इसलिए मैं थोड़ा सही से नहीं बताया, बट वहाँ पे देखना उसमें अच्छे से बताया गया। नहीं आता है तो आपको आ जाएगा, वहाँ से सीख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिज्यखंड के परिमाप का सूत्र क्या होता है। मैंने आपको फार्मूला बताया था पहले, ये क्या होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर हमने बात किया था क्या होता है, चाप की लंबाई प्लस 2 इंटू त्रिज्या, ये होता है, ठीक है। चाप की लंबाई को L से दिखाते हैं, प्लस 2 इंटू त्रिज्या को R से डिनोट किया जाता है। तो ये लिखिए या वो लिखिए, दोनों की बात है, मतलब L प्लस 2R कहिए या चाप की लंबाई इंटू प्लस 2 इंटू त्रिज्या कहिए। तो यहाँ फार्मूला देखिए, ऑप्शन बी जो है L प्लस 2R, यहाँ L के रूप में दे रखा है ना, L मतलब चाप की लंबाई, R मतलब त्रिज्या। तो ये फार्मूला मैंने पहले ही बताया था। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया, फार्मूले पे तो क्वेश्चन आ ही रहते, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ ले रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। और मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि जब भी आप वीडियोस देखिए, साथ में एक अपना नोट्स लेके बैठिए, जितने भी फार्मूले आते जाते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करते जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है, निम्न वाले में सही क्वेश्चन है पर उनमें भी कुछ गलतियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अधूरे दिए हुए हैं, तो कुछ के ऑप्शन भी गलत दिए हुए हैं, इसीलिए वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा क्या है, इसने पूछ दिया शंक्वाकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या है, पर इससे कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। क्वेश्चन में इसे ये भी बोलना था कि जो शंक्वाकार वस्तु ये दी गई है, इसमें जो त्रिभुज वाला हिस्सा यह है, यह क्या है, तो यह एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में यह बोलना भूल गया है कि यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और यह वाला जो एरिया बन रहा है, जो आपको आयत टाइप का दिख रहा है, दरअसल आयत नहीं वर्ग है। तब यह क्वेश्चन कंप्लीट होगा कि शंक्वाकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा यदि एक वर्ग हो और वर्ग की एक साइड 60 दी हुई हो और दूसरा जो हिस्सा त्रिभुज है वह समबाहु त्रिभुज हो, तब यह क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अब सॉल्व होगा। तब देखिए, अगर यह वर्ग है तो आपको मालूम है वर्ग की सभी भुजाएं कितना क्या होती हैं, बराबर होती है। तो अगर यह 60 है तो यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा और यह भी 60 होगा। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और समबाहु त्रिभुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती है। जब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है और हमें एक भुजा मालूम है तो हमें चारों भुजा मालूम चल गई। अब वर्ग की जो ये वाली भुजा थी कितना 60 ही है ना, जो वर्ग की ये वाली भुजा थी यही क्या है, समबाहु त्रिभुज की भी भुजा है ना, BC समबाहु त्रिभुज का यही तो आधार है। जो वर्ग की यह भुजा है यह समबाहु त्रिभुज का आधार भी है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि वर्ग की भुजा 60 mm थी, या किस में दिया, mm में है या mm में रहेगा, ठीक है।
अगर 60 mm थी तो समबाहु त्रिभुज का आधार भी 60 mm होगा, और समबाहु त्रिभुज का भी यही क्वालिटी है, समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर हो, तो इसका मतलब इसकी भी यह भुजा 60 होगी, यह 60 होगी। इस तरह हमें पूरी डायमेंशन पता चल गई। कैसे पता चला? जब हमें यह पता है कि यह वर्ग है और यह समबाहु त्रिभुज है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब निकाल लीजिए, हमें क्या निकालना था? वस्तु का क्षेत्रफल निकालना था। देखिए आपके पास दो पार्ट मिल गया ना, एक पार्ट यह मिल गया, एक यह। अनियमित क्षेत्रफल जो निकालते थे उसी हिसाब से काम होगा अनियमित आकृति का। देखिए एक पार्ट दो पार्ट, दोनों पार्ट का क्षेत्रफल निकालिए, आपस में जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा। पहला पार्ट क्या है? वर्ग है। पहला पार्ट क्या है? वर्ग है। पहले पार्ट का क्षेत्रफल, पार्ट का क्षेत्रफल, आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा का मान कितना दिया हुआ? 60 दिया हुआ है, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल? 60 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3600 हो जाएगा mm स्क्वायर। पार्ट 1 का हमें क्षेत्रफल पता चल गया। पार्ट 2 का क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। पार्ट 2 का क्षेत्रफल, पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। a मतलब भुजा स्क्वायर, a का मतलब भुजा होती है। बस सॉल्व हो जाएगा। √3/4, a का मान मतलब भुजा का मान कितना है? तो सभी भुजाएं बराबर है और 60 है, तो यहाँ पर भी 60 कर लेंगे। 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 का मान आप जानते हैं 1.732 होता है। अगर नहीं जानते हैं तो अभी से याद कर लीजिए कि इसका मान क्या होता है? 1.732 होता है √3 का। और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600/4 है, 4 से भाग दीजिए, 4 9 3600, 00 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है ना, यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 अंक दशमलव क्या होगा? राइट साइड खिसक जाएगा। यही होता है ना, जितना जीरो होता है, जितना जीरो को गुणा करेंगे दशमलव उतना ही राइट साइड खिसकता जाएगा। इसमें 2 जीरो होता है, दशमलव 2 अंक उधर चला जाएगा और वह जीरो हमारा खत्म हो जाएगा। तो 173, 2 अंक दशमलव इधर चला जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, इंटू 2 और इंटू 9। इसका गुणा कर लीजिए, हमें पार्ट 2 का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। 9 दूना 18, हासिल 1, 9 त्रिक 27, 1 28, हासिल 2, 9 सत्ते 63, 2 65, हासिल 6, 9 6 15, एक अंक पे दशमलव था, यहाँ दशमलव लग जाएगा, mm स्क्वायर। ठीक है। अब इसको पार्ट 1 का क्षेत्रफल और पार्ट 2 का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमें क्या पता चल जाएगा? पूरे का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो पार्ट 2 वाला क्षेत्रफल इसके नीचे रख करके जोड़ दीजिए। पार्ट 1 का क्षेत्रफल था प्लस, अब इसमें क्या कर दे? सेकेंड पार्ट का क्षेत्रफल, इसको जोड़ देते हैं। कितना आया था? 1558.8। ठीक है। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये दशमलव जीरो मान लीजिए, तो यहाँ पे तो 8 ही रह जाएगा, दशमलव हो जाएगा। अब 8 है तो 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 5 11, हासिल 1 3 1 4 1 5, इतना mm स्क्वायर। देख लीजिए 5158.8, ऑप्शन नंबर जो डी है। इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये वाला मैंने पहले ही बताया था। ठीक है। बस सबको आपको पार्ट को पहचानना है और उस हिसाब से अलग अलग बांट लेना है। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान, बिल्कुल सिंपल है। देखिए यार, मतलब क्या है, बिल्कुल 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं, बस आपको पार्ट पहचानना है और उनकी आकृति पहचान लीजिए, काम बन गया। जैसे एक पार्ट ए हो गया और दूसरा पार्ट ए हो गया ना। अब इन दोनों का क्या करोगे? आप दोनों का क्षेत्रफल निकालिए, आपस में जोड़ लीजिए। यह कैसा है भाई? ये लंबाई 100 है, चौड़ाई 50 है। आयत है ना, लंबाई चौड़ाई अलग है, तो यह आयत हो गया। तो पार्ट 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पार्ट 1 का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, किसी को भी लंबाई चौड़ाई मान सकते। तो लंबाई कितनी मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। 100 गुणे 50 कितना हो गया? 5000 हो गया। वैसे ही पार्ट 2 का देख लेंगे। पार्ट 2 का क्षेत्रफल कितना होगा? 160 है इसकी लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि ये भी आयत जैसा ही तो है, तो लंबाई 160, चौड़ाई 60। गुणा कर लेते हैं। 6 0 0, 6 6 के 36 को 6, हासिल आया 3। ठीक है। 6 0 0, 6 6 के 36 से हासिल 3 आ गया, 6 3 9 और एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 9600। पार्ट 2 का, पार्ट 1 का 5000 और पार्ट 2 का 9600, दोनों को ऐड कर लीजिए, पूरे का क्षेत्रफल पता। तो 1 + 2
का क्षेत्रफल, मतलब दोनों को ऐड करने पर, ऐड कीजिए कितना है 5000 था और इसमें हमें ऐड करना है 9600,0069514, ये आ जाएगा हमारे पास 14,600। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हमारा सही है 14,600। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास 40 mm और कोण 120 डिग्री है। बहुत ही आसान है, बस आपका फार्मूला याद होना चाहिए। हमने बताया था त्रिज्य खंड का, अब तक तो याद हो गया होगा यार, कई बार ये आ गया ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, यही तो है। दिया क्या है, हमें व्यास दे रखा है, जबकि हमें फार्मूले में त्रिज्या दिया हुआ है, तो व्यास को त्रिज्या के रूप में बदल लीजिए। क्या दिया है, व्यास दिया है, मतलब d का मान है कितना है 40 है। त्रिज्या क्या होती है तो आपको मालूम, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, मतलब d/2 होता है, मतलब 40 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा। त्रिज्या मिल गई 20। कोण कितना है, थीटा क्या है त्रिज्य खंड का कोण, कोण यहाँ पे हमें दे रखा है, कोण कितना दे रखा है थीटा, थीटा हमें 120 दे रखा है। बस रख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पाई का मान 3.14 या फिर 22/7 भी रख सकते हैं, हर क्वेश्चन में मैं ये चीज बोल रहा हूँ। इंटू आर का मान 20 है तो 20 स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लीजिए, इंटू थीटा का मान 120 है 120 रख लीजिए बटे 360। यहाँ देखिए 1 0 से कट गया, 12 36 हो गया, इतना आ गया। ऊपर देख लेते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 भी सही हम 400 बटे 3। मैंने बताया था जितना जीरो होता है उतने अंक दशमलव दाहिनी साइड खिसक जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो है और यहाँ पे दशमलव भी दो ही अंक पे था, 2 जीरो है और 2 ही अंक पे दशमलव है, तो इस जीरो से यह दशमलव खत्म हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा 314 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा बटे 3। अब इनका ऊपर गुणा कर लीजिए, 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 के 4 1 5, 4 3 12 बटे 3। भाग दे लीजिए, आंसर आ जाएगा 3 चौको 12, 3 1 कम 3, 2 बच गया 26, 3 8 24, फिर 2 बच गया, दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 3 6 18, 2 बच गया, फिर दशमलव लगाएंगे 3 6 18, 418.66 इस टाइप से आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है 418.66। सब फार्मूले का खेल है, कुछ भी नहीं है, सीधे फार्मूले पर रखना, सारी वैल्यू सामने है, आपका आंसर निकल आएगा। अगला कह रहा है एक त्रिज्य खंड जिसकी त्रिज्या 15 सेमी कोण 40 डिग्री है तो चाप की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ चाप की लंबाई पूछ दिया और दिया क्या क्या हमें, त्रिज्या दिया है और कोण दिया हुआ है, तब चाप की लंबाई के लिए अलग फार्मूला लगेगा। और अगर यहीं पे त्रिज्या देता और उसके साथ में परिमाप देता तब चाप की लंबाई पूछता तो अलग फार्मूला लगता। मैंने बताया था 2 फार्मूले होते हैं चाप की लंबाई निकालने के लिए, एक होता है त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर चाप की लंबाई प्लस 2 गुणे त्रिज्या। यह फार्मूला कब काम करता है, चाप की लंबाई निकालने के लिए, जब हमें त्रिज्या दिया हुआ हो और उसके साथ परिमाप दिया हुआ हो। पर इस क्वेश्चन में क्या दिया, त्रिज्या दिया है उसके साथ कोण दिया हुआ है, तो जब त्रिज्या और कोण देता है तो हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, कौन सा, चाप की लंबाई बराबर पाई r थीटा अपान 180। अब इसमें देखिए चाप की लंबाई निकालनी है, थीटा की और r की, 2 चीज की जरूरत है, त्रिज्या का और कोण का, और क्वेश्चन में त्रिज्या और कोण दिया हुआ है, इसका मतलब यह वाला फार्मूला काम करेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पाई का मान हम रख लेते हैं 3.14 इंटू आर का मान, तो आर का मान यहाँ देखिए त्रिज्या 15 दिया हुआ है, 15 इंटू थीटा का मान 40 दिया हुआ है, 40 बटे 180। सॉल्व कर लीजिए, 0 0 से कट गया, 2 9 18 और 2 दूना 4। ठीक है, और भी कुछ कटेगा नहीं कटेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 इंटू 15 दूना 30 बटे 9। यहाँ देखिए 1 0 है तो दशमलव 1 अंक दाहिने साइड खिसक जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 31.4 गुणे 3 बटे 9। ये देखिए 3 त्रिक 9। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, चाप की लंबाई बराबर क्या आ गया 31.4 बटे
3, भाग दे लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा तो 15 बार जाएगा, 3 से देंगे ना, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, 10 बार जाएगा ना, 3 दहा में 30, एक हासिल बच जाएगा। अब एक है तो भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव जब देंगे तो 4 उतर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 3 चौको 12। ठीक है, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी 10.4 सेंटीमीटर यहीं पे मिल गया, तो टिक कर लीजिए, आगे देने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो चाप की लंबाई इस फार्मूले से बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें भी देखिए वही चीज निकालना है, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज की। चाप की लंबाई निकालनी है हमें, त्रिज्या दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है, त्रिज्या और कोण इसमें भी दिया है। चाप की लंबाई निकालनी है, फार्मूला क्या था, चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा अपान 180। इसमें आर का मान रखिए और थीटा का मान दोनों दिया, ये दोनों को पुट कीजिए, वैल्यू निकालिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये आप सॉल्व करोगे, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन पे, ये बिल्कुल उसी बेस पे है, कुछ भी चेंज नहीं थे। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और फिर कमेंट करके बताओगे इनमें से कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है, जब भी शाम हमको खाली होता हूँ, रात में सोते टाइम वीडियो जो अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ। ये अलग बात है कि सबका रिप्लाई नहीं कर पाता, रिप्लाई में टाइम लगता है ना, लेकिन कमेंट में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना कि कौन सा सही है। 88 सतह का क्षेत्रफल है, अभी एक अनियमित आकृति, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना। देखिए क्या है, बिल्कुल उसी टाइप से जैसे मैं आपको बताता। यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन में दिक्कत किया हुआ है, जो 60 है ना, यहाँ पे 60 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 80 रहेगा, 80 mm। अब यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये 80 mm रहेगा। यहाँ पे देखिए भाई, ये वाला पार्ट इतना इस पार्ट में से कटा हुआ है ना, इस पार्ट में से जैसे हम स्लाइड फिटिंग बनाते हैं फिटर वाले, तो इसी टाइप का तो स्लाइडिंग फिटिंग में तिरछा काटते हैं, डबटेल फिटिंग जो होता है। तो ये पार्ट इतना कटा हुआ है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल ले, फिर इस कटे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल ले, पूरे में से इसका घटा देंगे तो हमें इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल का पता चल जाएगा। हमें इसी का तो क्षेत्रफल चाहिए, इस वाले पार्ट का चाहिए, तो पहले पूरे का निकालते हैं। पूरा क्या होगा, एक आयताकार टाइप का होगा पूरे का क्षेत्रफल, मतलब इस टाइप से ना। पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका पूरे का, तो यह कितना है, पूरा 80 है, और यह टोटल कितना है, तो 40 है। पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का एक तरह से कह लीजिए, पूरे का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 80 गुणे 40, 80 गुणे 40, 8 चौको 800, 8 चौको 32, एक जीरो बढ़ जाएगा 3200, चूंकि mm में है तो mm स्क्वायर। ये पूरे का क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या करें, हमें सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसमें जो कटा हुआ भाग था, कटा हुआ वाला भाग ये है ना, कैसे है, इस टाइप से कटा हुआ भाग, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, ये कटा हुआ भाग है हमारे पास। तो अब हम इसका क्षेत्रफल, जो कटा हुआ भाग है, इसका क्षेत्रफल निकाल करके इस पूरे वाले में से जब घटा देंगे तो हमें जो साइड वाला बच रहा है उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इसी टाइप से तो मैंने बताया था। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए दिया क्या है, ये दिया हुआ कि इसकी चौड़ाई जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक यह कितना है, तो नीचे वाले का दिया हुआ है 40, कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ। ऊपर वाले की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है यह दिया हुआ है 20। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी गहराई तक कटा हुआ है, यहाँ पे देखिए दिखाया ना 20 तक, ये वाला हिस्सा दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, यहाँ दिखाया 20 है। मतलब आप कह सकते हो कि जो यहाँ से इसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो हाइट है ना, कितना है, 20 है। बस अब सॉल्व हो जाएगा। ये आपको जो फिगर दिख रहा है कैसा दिख रहा है, तो फिगर को ध्यान से देखिए। ये जो हमारे पास ये फिगर इस टाइप का कटा हुआ भाग है ना, जो कटा हुआ भाग है इस टाइप से, यह दिख रहा है हमें समलंब के जैसा। कैसा दिख रहा है, समलंब चतुर्भुज ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाएंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, किसका, समांतर भुजाओं का योग,
ठीक है, इंटू ऊंचाई, इसमें चला गया थोड़ा, इंटू यूचाई, ये फार्मूला होता है। तो इसीलिए कहीं पे समांतर भुजाओं के योग को क्या लिख देता है, 1/2 a प्लस बी, a प्लस बी इंटू ऊंचाई को h लिख लेता है। तो समांतर भुजा मतलब यह और यह, ये दोनों भुजा सामने दिख रही है, ये दोनों समांतर है, तो किसी एक को a मान लेता है, एक को b मान लेता है, इसीलिए a प्लस बी लिख लेता है और इस ऊंचाई को h मान लेता है, तो इन्होंने फार्मूले में h दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूले पे हम निकालेंगे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग कितना होगा, नीचे वाली 40 है, ऊपर वाले 20 है, 40 20 60 भाई 40 प्लस 20 समांतर भुजाओं का योग यही तो होगा 40 और 20, या a प्लस बी के रूप में लीजिए तब भी, ये नीचे वाला 40 था, ऊपर वाला 20 था, 40 प्लस 20 हो जाएगा। इंटू ऊंचाई कितनी है, तो हमें यहाँ पे दे रखा था कि यह कितना था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ h उसमें दिखा रखा मैंने 20 था, तो 20 रख लीजिए। अब सॉल्व करते हैं, देखिए 2 दहा में 20, यहाँ कट गया, 40 20 60, 60 इंटू 10 बराबर कितना होगा 600। ये किसका आ गया, इसका आ गया समलम त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉरी चतुर्भुज का, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया 600 mm स्क्वायर है। और पूरे का कितना था 3200। मैंने बताया था कि पूरे वाले में से इस वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें इस आकृति का पता चल जाएगा। तो पूरा हमारे पास कितना था 3200 था, समलंब वाला कितना आया 600 आया, माइनस कर लीजिए, 3200 में से 600 जाएगा, 200 उधर और 400 इधर, 2600 mm स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 2600 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है छायांकित भाग का नाम क्या है। छायांकित भाग मतलब इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन दे रखा है सेगमेंट मतलब खंड, बी में सेक्टर है क्षेत्र, आर्क वृत्त का चाप और जीवा। तो देखिए होता क्या है, सेगमेंट खंड, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर मतलब क्षेत्र। मैंने आपको बताया था सेक्टर एक तरह से त्रिज्यक खंड, त्रिज्यक खंड क्या होता है, कोई भी सर्कल है इसका केंद्र है, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ जो भाग होता है वही सेक्टर कहलाता है, त्रिज्यक खंड कहलाता है। 2 त्रिज्याएं हो गई आर और आर, 2 त्रिज्या और एक वृत्त के चाप से घिरा हुआ भाग, तब वो त्रिज्यक खंड कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें क्या यह एक जीवा है, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को जो ये टच करती है लाइन वो जीवा होती है। तो देखिए वृत्त पे के परिधि पर 2 बिंदुओं को टच करने वाली लाइन, तो ये वृत्त की परिधि होगी, इस पे एक बिंदु यहाँ मान लीजिए यहाँ, तो इनको जो 2 टच करने वाली लाइन है क्या है, जीवा है, और यह इसके ऊपर क्या बना हुआ है, यह चाप है। तो यह क्षेत्र पूछ रहा है, मतलब कौन सा क्षेत्र पूछ रहा है, जो एक जीवा और चाप के बीच बना हुआ है। तो जो एक जीवा और चाप के बीच बना हुआ क्षेत्र होता है वह होता है खंड होता है। क्या होता है, वृत्त खंड होता है या खंड कह लीजिए। इसमें भी दोनों साइड है ना, इधर भी तो बन रहा है, देखिए एक जीवा हो गई और एक चाप हो गया, और इधर नीचे की साइड भी तो देखिए जाते, यह क्या हो गया, एक चाप हो गया और यह एक जीवा हो गई। तो 2 साइड में मतलब जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है, जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है। जो छोटा भाग होता है उसे लघु वृत्त खंड कह देते हैं। जैसे ऊपर वाला छोटा भाग है तो लघु वृत्त खंड, नीचे वाला बड़ा भाग है तो उसे दीर्घ वृत्त खंड बोल दिया जाता है। तो जीवा जो वृत्त को 2 भागों में बांटती है तो उसको क्या बोलते हैं, वृत्त खंड बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, जब 2 त्रिज्या और एक चाप के बीच बना हुआ क्षेत्र हो। वैसे ही आर्क क्या होता है, तो आर्क आपको मालूम है, परिधि पर जो 2 पॉइंट के बीच में ये लिया जाता है, लंबाई वो आर्क है हमारा। और चार्ड जीवा क्या है, तो जीवा यह वाली लाइन होती है, मतलब कोई वृत्त हो गया, वृत्त के परिधि पर 2 बिंदुओं को जो लाइन मिलती है तो यह क्या कहलाती है, यही लाइन हमारी जीवा होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा, किसी रेखा को जीवा कहा जाता है। देखिए जीवा वाला क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया कि किस रेखा को जीवा कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ढेर सारा। जैसे पहला है ईडी, ईडी क्या है देखते हैं हम, यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि ईडी यहाँ से यहाँ तक है, यह क्या होगा, यह तो चाप होगा ना, वृत्त की परिधि पर जो हम लंबाई लेते हैं वो चाप होता है। तो ईडी क्या होगा, चाप होगा, ना कि जीवा। चाप का मतलब आर्क होता है। ठीक है, ईडी आर्क हो जाएगा आपका। ए बी क्या है, ए बी को देखते हैं। ए बी देखिए यही तो है, ए बी वृत्त को 2 बराबर भागों में, सॉरी बराबर नहीं, वृत्त को 2 भागों में बांटती है। जो छोटा भाग वह लघु वृत्तखंड, जो बड़ा भाग वह दीर्घ वृत्तखंड। और ये 2 परिधि पर 2 बिंदुओं पर टच भी कर रही है, इसका मतलब ए बी ही है जिसे हम जीवा कहते हैं, चॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ओडी क्या होगा, देखिए यहाँ पे ओ से लेकर के डी तक, ओडी ये तो त्रिज्या हो गई ना,
भाई वृत्त के पॉइंट से, चाहे यहाँ लाइन खींचिए, यहाँ लाइन खींचिए, यहाँ खींचिए, यहाँ खींचिए, यहाँ खींचिए, यहाँ कहीं भी खींचिए, जो वृत्त के केंद्र से जाती है और परिधि के किसी पॉइंट पे लाइन मिलती है वो त्रिज्या ही होती है। तो ओडी क्या होगा आपका, रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, रेडियस बोलिए, सॉरी रेडियस या त्रिज्या बोलिए। ओई क्या है, ओई देखिए वृत्त के केंद्र से आया है और वृत्त के परिधि पर मिला है, ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा, त्रिज्या ही होगा। तो इस तरह से हमें पता चला जो ऑप्शन बी है, ए बी, यही क्या है, हमारी जीवा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बाकी आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।